हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था? बैकवर्ड और स्टैग्नेंट था। आज हम लोग एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं। एक मिनट ना, फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, तो मैं क्या बोल रहा था, एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे पहले हम ये पढ़ने वाले हैं कि 1947 जब ब्रिटिश लोग छोड़ के गए थे, तुमने ऑलरेडी पढ़ लिया था कि हमारी इकोनॉमी की हालत बहुत खराब थी, एग्रीकल्चर सेक्टर की बहुत बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट थी। मतलब बाकी कंट्री से कंपेयर करें तो हमारी जीडीपी बहुत कम थी एग्रीकल्चर सेक्टर की, प्लस उसमें कोई ग्रोथ भी नहीं था, राइट। और जिसके लिए हमें बहुत जरूरी था कि इसमें रिफॉर्म्स लाना। रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है? ऐसा चेंज लाना, रेवोल्यूशन लाना, चेंज लाना जिससे किसको फायदा हो? फार्मर्स को फायदा, राइट। तो लैंड बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए, तो रिफॉर्म्स को मैंने 3 फॉर्म में डिवाइड किया है। लैंड रिफॉर्म्स, टेक्निकल रिफॉर्म्स एंड जनरल रिफॉर्म्स। अब ये क्या होता है समझते हैं। सबसे पहला समझने वाले हम लोग लैंड रिफॉर्म्स। लैंड अब आ रही है आवाज? तो मैं क्या कि क्या क्या लैंड रिफॉर्म्स आए थे। सबसे पहले लैंड रिफॉर्म्स ये आया था, अबॉलिशन ऑफ जमींदार, अबॉलिशन ऑफ जमींदारी आया था। व्हाट डू मीन बाय अबॉलिशन ऑफ जमींदारी? देखो, जमींदारी सिस्टम पार्टी होती थी, ब्रिटिशर्स हुआ करता था, जमींदार हुआ करता था और एग्रीकल्चर फार्मर्स हुआ करते थे। अब इनको टैक्स पे और हेवी रेंट चार्ज करने की वजह से क्या हुआ करता था कि इनके पास कभी भी आउटपुट सेविंग्स बहुत नहीं कम होती। बचता था, और वो आउटपुट यूज करते थे ओनली फॉर द सब्सिस्टेंस पर्पस, राइट, उनके खुद के पर्पस के हाँ, लिए। उनके पास ज्यादा सरप्लस नहीं बचा करता था। तो सबसे पहला गवर्नमेंट ने यही किया कि ये जमींदारी सिस्टम को हटाओ। जमींदारी सिस्टम को हटाने का मतलब क्या होता है कि जो लैंड है, कौन सा लैंड? एग्रीकल्चर लैंड जो है वो सिर्फ ओन कौन कर सकता है? फार्मर्स। फार्मर्स के सिवाय और कोई भी एग्रीकल्चर लैंड को ओन नहीं कर सकता, और ये रूल आज तक है। ओनली बी ओन बाय द फार्मर्स। जितने भी जमींदार से उन्हें दो ही ऑप्शन है, या तो अपनी लैंड को फार्मर्स को बेच दो या तो गवर्नमेंट को दे दो। और गवर्नमेंट, जमींदार क्या करेगा? अपनी लैंड को या तो फार्मर्स को बेच दो या तो गवर्नमेंट को बेच दो, और गवर्नमेंट रिडिस्ट्रीब्यूट किसको करेगी? फार्मर। Change in the ownership of land holding to abolish intermediary and make the tillers the owner of the land. टेलर्स कौन हुआ? फार्मर। फार्मर जो है वो क्या बन जाएगा? ओनर्स ऑफ द। अब चलते से समझते हैं कि देखो उस टाइम हमारी जीडी एग्रीकल्चर की
जब मैं बोलता हूँ कि एग्रीकल्चर सेक्टर की जीडीपी कम थी, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रोडक्शन कि हमें इंपोर्ट करना पड़ता था। और हम कहाँ से इंपोर्ट करते थे? यूएसए से। हम यूएसए से फूड ग्रेन इंपोर्ट करते थे। और ये एक बहुत ही गलत साइन है, एक ऐसी साइन है कि इतनी बैकवर्डनेस है कि कभी भी यूनाइटेड स्टेट्स हमारी इकोनॉमी में इंटरफेयर कर सकते हैं, बिकॉज हम एक बेसिक चीज के लिए उन पे डिपेंडेंट है। हम एक बेसिक चीज के लिए उन पे डिपेंडेंट, राइट? तो ये बहुत ही गलत साइन है, क्योंकि कभी भी वो हमारी इकोनॉमी पे इंटरफेयर कर सकता है, और हुआ भी था। जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, याद है, लास्ट लास्ट पड़ा था, हम फूड ग्रेन इंपोर्ट करने की वजह से यूएसए बार बार इंटरनल मैटर्स पे अफेयर कर रहा था, राइट? विच इज नॉट अ ग्रेट साइन। तो हमें ऑब्वियसली था कि हमें फूड ग्रेन का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। हमें इसमें अबॉलिश करके ये कैसे काम होगा? हमें सेल्फ सफिशिएंट बनना था, हम यूएसए से फूड ग्रेन इंपोर्ट नहीं कर सकते थे, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें फूड ग्रेन प्रोडक्शन करना था। तो हुआ क्या करता था, ये सिस्टम की वजह से क्या हुआ करता था कि फार्मर्स कभी भी इंटरेस्टेड नहीं थे प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। क्यों फार्मर्स इंटरेस्टेड नहीं थे? क्यों? बिकॉज उनको पता था कि अगर मैं ज्यादा प्रोडक्शन करूंगा तो कौन लेके जाएगा? जमींदार लेके जाएगा। मैं जितना ज्यादा प्रोडक्शन करूंगा उससे किसको होने वाला है? जमींदार को होने वाला है, फार्मर्स को होने वाला नहीं है। तो उसका फायदा वो क्यों इंटरेस्टेड रहे प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए? ऊपर से जमींदार भी कभी इंटरेस्टेड नहीं था प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, उसको कोई मतलब नहीं था। तो जिसकी वजह से क्या होता था कि प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही थी एग्रीकल्चर सेक्टर में। और अगर आप ये ओनर रिफॉर्म्स की वजह से हुआ क्या कि अगर ये ओनरशिप ट्रांसफर कर दोगे फार्मर्स को, ये जो ओनरशिप आप ट्रांसफर कर दोगे, तो ये उनके लिए क्या बन जाएगा? इंसेंटिव बन जाएगा। अब फार्मर क्या सोचेगा? अच्छा, ये लैंड तो मेरी हो गई है, अब मैं जितनी ज्यादा फसल करूंगा उसका फायदा सीधा मुझे ही होगा। नाउ ही विल फोकस ऑन प्रोडक्टिविटी, नाउ विल फोकस ऑन इंक्रीज इन प्रोडक्शन। फिर बैकग्राउंड था लैंड रिफॉर्म्स लाने के पीछे, कि फार्मर पहले कभी इंटरेस्टेड नहीं थे इन इंक्रीजिंग द आउटपुट एज दे आर, सॉरी ये पॉइंट एक मिनट फर्स्ट पॉइंट समझने से पहले अपने पहले नेक्स्ट 2 पॉइंट्स पढ़ लो। अर्लियर, पहले टेनेंट्स मतलब फार्मर्स वर नॉट इंटरेस्टेड इन इंक्रीजिंग द आउटपुट एज द हायर आउटपुट विल बेनिफिट ओनली द जमींदार। उनका मानना था कि ज्यादा आउटपुट सिर्फ और सिर्फ किसको फायदा देगा? जमींदार को। एंड ड्यू टू द लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, इट फोर्स्ड इंडिया टू इंपोर्ट फूड ग्रेन फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो आउटपुट के लिए फोकस नहीं करते थे फार्मर्स, इसलिए प्रोडक्शन बहुत कम था, और प्रोडक्शन कम होने की वजह से हमें इंपोर्ट करनी पड़ता था। अब जमीन, अब ये जो लैंड रिफॉर्म है उसका फायदा क्या हुआ कि फार्मर्स विल टेक मोर इंटरेस्टेड इन इंक्रीजिंग द आउटपुट। फार्मर्स ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे क्योंकि अब ये ओनर बन चुके हैं, जिसकी वजह से कंट्री को फायदा होगा। तो जो सबसे पहला लैंड रिफॉर्म था वो क्या था? अबॉलिशन ऑफ जमींदार। कोई डाउट? अरे बताओ, कोई डाउट? समझ आ गया पहला पॉइंट? यस सर। सबसे पहले लैंड रिफॉर्म्स में क्या था? अबॉलिशन ऑफ जमींदारी। जमींदारी। हम दूसरी बात कर रहे हैं, रेगुलराइजेशन ऑफ रेंट। अब रेगुलराइजेशन ऑफ रेंट क्या था? मतलब ये लैंड रिफॉर्म्स के 5 पॉइंट है। रेगुलराइजेशन ऑफ रेंट मतलब क्या कि गवर्नमेंट ने बोला कि देखो, अगर कोई फार्मर है, अब ओनर तो फार्मर ही हो सकता है, उसके पास कोई लैंड है और वो किसी सेकंड फार्मर्स को दे, मतलब दूसरे फार्मर्स को प्रोवाइड करे, तो ऑब्वियसली दूसरे फार्मर्स को जब ये देगा लैंड, तो ये इसको सामने क्या देगा? रेंट देगा। अब
बी है। अब ए बी को एक्सप्लॉइट, ये गवर्नमेंट का रेगुलराइजेशन है, मतलब गवर्नमेंट अब रेगुलेट करेगा। और गवर्नमेंट ने कहा कि आप मैक्स टू मैक्स रेंट कितना चार्ज कर सकते हो। आप मैक्स टू मैक्स रेंट कितना चार्ज कर सकते हो? 1/3 ऑफ टोटल आउटपुट। मतलब अगर आपकी 120 केजी की फसल है तो मैक्स टू मैक्स रेंट कितना चार्ज कर सकते हो? 40 केजी से ज्यादा नहीं, ताकि कोई भी टेनेंट को डिस्क्रिमिनेट ना करे। समझ आया? टू पुट एंड टू द एक्सेसिव एंड illegal extortions from cultivators, government has fixed the maximum rent that is 1/3 of total output. Third point, regularization of rent, land ceiling. Now, what was land ceiling? बहुत सिंपल था। लैंड सीलिंग ये कहता था कि देखो, गवर्नमेंट का एम था कि लैंड जो है वो हर एक फार्मर्स के पास पहुंचे। लैंड जो है वो हर एक फार्मर्स के पास पहुंचना चाहिए था। गाइस एक मिनट, गाइस एक मिनट, आया मैं। ओके, लैंड सीलिंग। अब ये लैंड सीलिंग क्या था? देखो,
गवर्नमेंट का ये एम था कि हर एक फार्मर्स को लैंड पहुंचाया जाए। और कैसे लैंड पहुंचाया जाएगा? अगर लेट्स से एक फार्मर है, उसके पास 100 एकड़ है, हुआ क्या करते थे, देखो पहले जमाने में क्या हुआ करता था, जो जमींदार लोग थे ना, उनके पास गांव होता करते थे। गांव मतलब 3-4 गांव उनके अंडर में हुआ करता था, इतनी बड़ी बड़ी जमीनें उनके पास हुआ करती थी, राइट। तो पहले जमाने में ऐसा नहीं कि 1 एकड़ या 2 एकड़, 3-4 गांव उनके अंडर में हुआ करता था। राजा लोग थे, क्या कहते हैं, आप ये गांव संभाल लो, आप ये गांव। तो जब इतनी बड़ी बड़ी चीजें एक जन के पास होगी तो सबके पास लैंड कैसे पहुंचेगी? इसलिए लैंड सीलिंग के तो रिफॉर्म लाया। लैंड सीलिंग रिफॉर्म ये बोलता था कि कितनी मैक्सिमम लैंड एक इंडिविजुअल और एक फैमिली होल्ड कर सकता है। मतलब एज अ सिंगल पर्सन मैं कितनी मैक्सिमम लैंड होल्ड कर सकता हूँ, राइट। सो मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड दैट एन इंडिविजुअल और अ फैमिली कैन होल्ड। तो अगर गवर्नमेंट ने बताया कि आप 10 एकड़ लैंड ही होल्ड कर सकते हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप मैक्सिमम कितना लैंड होल्ड कर सकते हो? सिर्फ और सिर्फ 10 एकड़। तो अगर मेरे पास 100 एकड़ है तो मैं क्या करूंगा? सिर्फ और सिर्फ मैं 10 एकड़ होल्ड कर सकता हूँ, बाकी 90 एकड़ क्या करनी पड़ेगी मुझे गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। और गवर्नमेंट क्या करेगा? रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा लैंड लेस फार्मर्स। गवर्नमेंट क्या करेगा? लैंड लेस फार्मर्स को रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो लैंड सीलिंग समझ आया? लैंड सीलिंग ये बोलता था कि कितनी मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड आप होल्ड कर सकते हो, राइट। और अगर आपके पास कोई सरप्लस लैंड है तो वो गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी, और गवर्नमेंट रीडिस्ट्रीब्यूट किसको करेगा? फार्मर्स को करेगा। ये समझ आया लैंड सीलिंग? अब गाइस समझ आया ये थर्ड पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. ये सब सो तो नहीं रहे हो Yes, ना? sir. नहीं सर। इसमें भी यस सर। ओके, लैंड रिफॉर्म में सबसे पहले जमींदारी को हटा दिया। अब अगर आप रेंट पे दोगे तो उस पर रेगुलराइजेशन था, कितना मैक्सिमम रेंट चार्ज कर सकते हो? 1/3। और लैंड सीलिंग मतलब क्या था? कितनी मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड आप होल्ड कर सकते हो। अगर आपके पास ज्यादा लैंड है तो आपको गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी, और गवर्नमेंट रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा उन फार्मर्स को जिसके पास लैंड नहीं है। इसका प्रमोट यही पर्पस यही था, टू प्रमोट इक्वालिटी। चौथा था कोऑपरेटिव फार्मिंग। अब कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या था? नहीं, पहले कोऑपरेटिव फार्मिंग से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग क्या होता है। अब बेसिकली ये कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग क्या समझाता हूँ। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग मतलब क्या? देखो क्या होता है, पहले प्रॉब्लम्स क्या थी फार्मर्स की? स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग की थी, याद है? स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड मतलब क्या? इधर एक लैंड छोटी, इधर एक लैंड छोटी, इधर एक लैंड छोटी, इधर एक लैंड छोटी, अलग अलग जगह हुआ करती थी। और छोटी छोटी फार्मर्स प्रोडक्टिविटी ज्यादा नहीं बढ़ा पाता था, बिकॉज ऐसी छोटी लैंड में पहली बात मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर पाओगे आप, और इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता था। इन सबको मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हुआ करता था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग किस तरह से हुआ करता था कि देखो, जैसे लेट्स दिस पर्सन ए, इस पर्सन ए को कहा जाता था कि देख, तेरी ये लैंड छोटी छोटी है, तू क्या कर, ये 3 लैंड बेच दे। गवर्नमेंट उसके पास जाएगा और बोलेगा कि तेरी जो बाकी अलग अलग जगह जो लैंड है वो बेच दे, और उसके बदली मैं तुझे आस में ही 3 लैंड और दिला दूंगा। तेरी ये जमीन के पास ही मैं और 3 लैंड दिला दूंगा, ताकि तेरी लैंड बहुत बड़ी हो जाए और कंसोलिडेट हो जाए, और तुम यहाँ मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हो। इसे कहते हैं कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। देखो क्या था, steps were initiated for consolidation of land holding of those farmers who has small and fragmented holding. Small मतलब छोटी छोटी land, और fragmented मतलब जो scattered land है। It is a practice to allow
allot land to the farmers. ये जो लैंड है ना, ये मैंने फार्मर्स को अलॉट कर दी at one place, एक जगह पे अलॉट कर दी अगेंस्ट रिप्लेसमेंट ऑफ हिज स्कैटर्ड होल्डिंग. इस लैंड के अगेंस्ट जितनी लैंड उसकी अलग अलग जगह थी, उसके अगेंस्ट मैंने ये 3 लैंड उसके पास में दे दी. इससे क्या होगा कि वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करके उसकी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा और उसका मैनेजमेंट कॉस्ट भी कम. समझ आया कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग? यस सर. एंड लास्ट था कोऑपरेटिव फार्मिंग. अब ये कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या है तो ध्यान से सुनना. कोऑपरेटिव फार्मिंग मतलब गवर्नमेंट बोलता था कि देखो आप अकेले फार्मर मिलके काम मत करो, आप एक साथ कोऑपरेट करके एक पूरी टीम बनाओ. इससे फायदा क्या होगा तुम मुझे बताओ. कोऑपरेटिव फार्मिंग करने का फायदा क्या है? अकेले काम मत करो, सब मिलके साथ में काम करो. ऐसा गवर्नमेंट ने क्यों कहा? क्या फायदा होता है उससे बताओ. सर प्रोडक्शन थोड़ी तो बढ़ेगी. ओके, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है. और एक क्या रीजन? उनके आइडियाज मैच होंगे. जरूरी ना भी हो. सबसे बड़ी बात, एक सिंगल पर्सन लेट्स से उसको फर्टिलाइजर खरीदना है, लोअर प्राइस पे वो लोग खरीद भी लेंगे और सर मैक्सिमम प्राइस पे अपनी फसल बेच भी सकते हो. क्यों? क्योंकि जब मिलके खरीदेंगे तो बार्गेनिंग पावर बढ़ता है. बल्क में खरीदते हो तो कॉस्ट जो है, आप कुछ चीज इंपोर्ट करोगे एट मिनिमम प्राइस और आउटपुट बेचोगे एट अ हायर प्राइस, बिकॉज आप झुंड में जा रहे हो, आप आउटपुट लेके जा रहे हो, आपके पास बार्गेनिंग पावर है. इसलिए गवर्नमेंट बोलता था कोऑपरेटिव फार्मिंग करो, जिससे क्या होगा कि आपकी बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी. ओके चलो फिर से एक बार याद. अब इसको याद कैसे करना है सर? सबसे पहले तो जमींदारी को हटाया. जमींदारी हटाने के बाद क्या किया? अगर उनके पास बड़ी बड़ी लैंड थी तो उसको छोटी छोटी लैंड करने में क्या कर दिया? उनको पहले लैंड सीलिंग कर दिया. और लैंड सीलिंग करने के बाद भी अगर वो लैंड रेंट पे देते थे, उस पर रेगुलराइजेशन ऑफ रेंट किया. फिर ज्यादा ही छोटी छोटी लैंड हो गई तो उसको कंसोलिडेट कर दिया एंड बाद में बोला कि कोऑपरेटिव फार्मिंग करो. समझ आया? सबसे पहले जमींदारी को हटाया. जमींदारी हटाने के बाद भी अगर बड़ी लैंड है तो लैंड सीलिंग लाया. लैंड सीलिंग लेने के बाद रेंट पे दिया करते थे लैंड को. रेंट पे लैंड देने के बाद अब अगर छोटी छोटी लैंड होगी तो कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग किया. एंड लास्ट क्या किया? कोऑपरेटिव फार्मिंग. ये थे हमारे लैंड रिफॉर्म्स. अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये जो लैंड रिफॉर्म्स किया था, इससे हुआ क्या? जब आपने ये इंटरमीडिएरीज को हटा दिया तो ऑटोमेटिकली कितने लोग? 200 लाख टेनेंट्स. अच्छा, ये रेड लाइन का इंपॉर्टेंस समझा? ये रेड लाइन का मतलब क्या होगा कि तुम्हारे जितने भी 1 मार्कर्स क्वेश्चन है ना, ये कवर कर लेगा. जितने भी मैंने रेड रेड किया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये तुम्हारे 1 मार्कर्स क्वेश्चंस कवर करता है. तो जब तुम ये नोट्स पढ़ो, ये नोट्स में सब कुछ है. तुम्हारे एनसीईआरटी के पीछे के क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन सारी है, राइट? तो ये जो रेड मार्क है, ये क्या करेगा कि जब तुम्हें 1 मार्कर्स एक बार रेफर करना होगा, क्योंकि आईडी में 1 मार्कर्स के क्वेश्चंस काफी आते हैं, तो ये तुम्हें सिर्फ रेड एक बार देख लेने का. एक बार देख लोगे तो तुम्हारा रेड मार्कर्स के भी क्वेश्चंस कवर अप हो जाते हैं. तो मैंने क्या कहा कि इंटरमीडिएरी को अवॉइड करके कितने, कम से कम 2 लाख टेनेंट डायरेक्टली कांटेक्ट में आ गए गवर्नमेंट के. तो जमींदार हट गए. पहले जमींदार, फार्मर्स और गवर्नमेंट हुआ करता था. जमींदार को हटा के डायरेक्ट कांटेक्ट में कितने लोग आए? 2 लाख टेनेंट. बहुत अच्छी बातें होगी. इससे समझते हैं कि क्या क्या लूप होल्स थे. आपने जितने भी लैंड रिफॉर्म्स लाए ना, उसके बहुत सारे लूप होल्स थे और ये लूप होल्स के बारे में अब हम बात करें. क्या लूप होल्स थे? चलो समझते हैं. क्या होता है? लूप होल्स का मतलब होता है कि लॉ में कुछ, हाँ मैं लूप होल्स नहीं समझ रहा. मैं बोल रहा हूँ लूप होल्स का मतलब होता है कि लॉ में कुछ ऐसे क्या बोलते हैं,
लॉ ने कुछ ऐसी चीजें छोड़ दी जिसका फायदा अनड्यूली हमारे जमींदार उठा रहे थे। मतलब लॉ सब कुछ कवर नहीं कर पाया, लॉ की कुछ गलतियां का फायदा जमींदार ने उठाया और ये रिफॉर्म का एक्चुअल जो ट्रू पर्पस था वो फुलफिल नहीं हो पाया। रिफॉर्म का ट्रू पर्पस क्या था कि फार्मर्स को लैंड मिले और सभी फार्मर्स को मिले, मतलब इक्वालिटी प्रमोट हो थ्रू लैंड सीलिंग। और जमींदार को हटा के क्या बोला कि फार्मर्स को लैंड मिलनी चाहिए और सभी फार्मर्स को मिलनी चाहिए, इसलिए लैंड सीलिंग लाया कि एक लैंड सबसे ज्यादा और एक फार्मर ना करे, सभी को छोटी छोटी लैंड मिले। अब इसमें कुछ लूपहोल्स थे। अब ये लूपहोल्स कैसे थे इसका बताता हूं मैं। लेट्स से मैं एक जमींदार हूं और जमींदार होने के बाद भी मेरे पास 100 एकड़ लैंड थी और रिफॉर्म्स क्या आया था कि लैंड जमींदार, पहला रिफॉर्म ये आया था कि लैंड जो है सिर्फ फार्मर्स ओन कर सकता है और लैंड सीलिंग की वजह से बैक्स टू बैक मैं सिर्फ 10 एकड़ लैंड ही ओन कर सकता हूँ। अब इन दोनों रूल से मैं देखो कैसे फायदा उठा के ना मैं जो अपनी लैंड बेच पाऊंगा और मैं पूरा का पूरा 100 एकड़ लैंड ओन करूंगा। देखो कैसे करता हूँ, देखो मैं किस तरह से लॉ का गलत फायदा उठाता हूँ। सर मैं बताऊं? हाँ बता। सर जो फार्म वो लोग एक जमींदारी लोग अपने यानी कोई फार्मर को बुलाएंगे और जो उनका 90% जो रहेगा एकड़ 90 एकड़ लैंड रहेगा वो उनको दे देंगे। उससे क्या फायदा हुआ? उससे वो लैंड भी उनके पास ही रहेगी ताकि वो लोग तो उनके ही फार्मर आदमी में, सर उनके ही आदमी ओके में ऑलमोस्ट है। और जो पहले प्रॉफिट है उसको। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो ये था कि मैं जमींदार हूं तो मैं तो लैंड ओन ही नहीं कर सकता। अब यस हुआ सर। क्या करता, ध्यान से सुनना। फार्मर का कोई डेफिनेशन नहीं था, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था लॉ में। एक डॉक्टर के लिए डॉक्टर की डिग्री चाहिए, एक इंजीनियर के लिए इंजीनियर डिग्री चाहिए, चार्ट अकाउंटेंट के लिए चार्ट अकाउंटेंट डिग्री चाहिए। फार्मर के लिए कोई डिग्री नहीं है। जमींदार ने खुद को ही डिक्लेयर कर दिया, आई एम द फार्मर ऑफ दिस। उस जमाने में कोई सैटेलाइट तो था नहीं कि हम देख सके। उस जमाने में सैटेलाइट तो था नहीं कि हम देख सके कि ये जमींदार ने कभी उस लैंड पे काम किया था कि नहीं किया था। जमींदार ने बोल दिया मैं ही फार्मर था। आप कैसे गलत प्रूव करोगे बताओ? कोई डिग्री थोड़ी होती है जमीन फार्मर बनने के लिए। अरे कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो चाहिए नहीं ना, कोई कॉलेज में पढ़ना थोड़ी चाहिए। तो फार्मर के डेफिनेशन बेसिकली जब गवर्नमेंट ने बनाया था तो उन्होंने ये बताया था कि आप जमीन पे काम कर रहे हो या आपके पूर्वज, मतलब आपके जो एंसेस्टर्स है उन्होंने काम किया। अब जमींदार के ऑब्वियसली जो एंसेस्टर्स होंगे वो फार्मर्स ही होंगे, बिकॉज उस वक्त एग्रीकल्चर सेक्टर ही सबसे इंपॉर्टेंट काम था। या तो वहां के लोग फार्मिंग में काम करते थे या तो वो मिलिट्री में जाते थे, राजा लोगों के मिलिट्री में, सॉरी सेना में। तो ऑब्वियस की बात थी कि फार्मर का कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं था। तो जमींदार क्या करते थे कि अगर ये लैंड है, इस लैंड में मेरे दो फार्मर्स काम करते थे तो उनको बोला चलो इनको भगा देता था और खुद ही बोलता था कि मैं ही इस बड़ी बड़ी जमीन का फार्मर हूं। In some areas, zamindar continue to own large areas of land by making use of some loopholes in the legislation. And there were cases where tenants were evicted. Evicted मतलब उनको निकाल दिया. And landowners, जो जमींदार थे, claimed themselves to be the self-cultivator and claiming the ownership of the land. वो कहते थे कि हम ही इस लैंड को कल्टीवेट करते हैं, इसलिए हम ही इस लैंड को ओन कर सकते हैं। ठीक है सर, आप ओनर तो बन सकते हो, अग्री, पर आप कितना बैक्स टू बैक्स बन सकते हो? 10 एकड़। लैंड सीलिंग रिफॉर्म आ गया। अब आप 100 एकड़ लैंड कैसे ओन करोगे? तो ये बड़े बड़े लैंड, देखो जमींदार के पहले समझो ये जरूरी कि जमींदार के पास पहले कितनी लैंड हुआ करती थी? 4-5 विलेज हुआ करता था। 4 गांव, 5 गांव, 6 गांव, इतने बड़े बड़ी जमीन हुआ करती थी। अब एक बात बताओ, अगर मेरे पास इतनी बड़ी जमीन होगी तो मेरे पास कुछ तो पावर होगा। तो ये क्या, जो गवर्नमेंट ने ये लेजिस्लेशन लाया है, और एक और इम्पोर्टेंट बात समझो, अगर मैं 6 गांव का जमींदार हुआ करता था तो ऑब्वियस की बात है जो पार्लियामेंट में इलेक्शंस हो गए, लोकसभा और राज्यसभा में,
इसके जो एमपी और एमएलए हो गए वो कौन हो गए? मैं जमींदार ही हो गए ना, ऑब्वियस की बात है, क्योंकि इलेक्शन वही लड़ेगा जिसके पास पैसा होगा, और पैसा उस जमाने में जमींदार के पास ही हुआ करता था। तो ये जमींदार ने सबसे पहले क्या कर दिया, जो लैंड सीलिंग रिफॉर्म्स था, लैंड सीलिंग रिफॉर्म्स क्या था कि कितनी मैक्सिमम लैंड एक ओनर ओन कर सकता है, इसको रिफॉर्म्स को इन्होंने चैलेंज कर दिया कोर्ट में। अब जैसे मैंने कोर्ट में चैलेंज किया, इसका मतलब मेरी 100 एकड़ लैंड जो है, अब सरकार आके मुझे नहीं पूछ सकती कि तेरी लैंड बेच दे, क्यों? मैंने तेरा लॉ जो है वो चैलेंज का किया है मैंने, अरे कहाँ चैलेंज किया है? कोर्ट में। और जब तक का ऑर्डर नहीं आता तब तक गवर्नमेंट बोल नहीं सकती कि अपनी लैंड को बेच दो। तो मेरे पास 100 एकड़ है तो गवर्नमेंट मुझे नहीं बोल सकती कि 90 एकड़ बेच दे, बिकॉज मैंने तेरा लॉ जो है उसको किसने चैलेंज किया है? कोर्ट में। कोर्ट में चैलेंज करने का पर्पस क्या था? ये लॉ जीत जाएगा? नहीं, जीतने के उसको जीतने नहीं था, उसको डिले करना था, उसका इम्प्लीमेंटेशन डिले, उसको टाइम चाहिए था। और क्या कर रहा था कि इस क्या कर दिया, लैंड जो है अपने रिलेटिव के नाम पे ट्रांसफर कर दिया। रिलेटिव के नाम मतलब क्या?